नमस्कार, हिमाचल नामा में आपका स्वागत है, जहां सिर्फ खबर नहीं होगा खबरों का पंचनामा। हम हर सप्ताह रविवार को आपके साथ मिलेंगे और साझा करेंगे सप्ताह भर में हुए विशेष घटनाक्रमों को और होगा खबरों का विश्लेषण। ऐसी ही प्रमुख खबरों के साथ मैं रविंदर पंवर और प्रोडक्शन में अपने सहयोगी शुभम शर्मा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। और आज हम शुरुआत करेंगे प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम से। तो उससे पहले कुछ भूमिका यूं बांधते हैं कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, मगर चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से गठन हो गया है तीसरे मोर्चे का। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से एक नया राजनीतिक गुट खड़ा हो गया है और इसके मुखिया बने हैं भाजपा के नेता रहे पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत। कांगड़ा जिला के ये मुखर नेता है और शांता कुमार के समय से लेकर, धूमल के समय से लेकर और अब जयराम सरकार के समय इन्होंने एक तीसरा मोर्चा गठन किया है, जिसका नाम है हिमाचल पार्टी, हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी, हप्पा हिप्पा। आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। और हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजन सुशांत, जो कांगड़ा जिला के एक बहुत ही कद्दावर और मुखर नेता रहे हैं, वो मुखर नेता जिन्होंने शिमला में आज ही हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के नाम से एक तीसरा मोर्चा गठित किया है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में शुरुआत से ही टू पार्टी सिस्टम रहा है और टू पार्टी सिस्टम में हमेशा ही एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो दूसरी बार भाजपा की सरकार बनती है। इस बीच अगर हम राजनीतिक इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो आप जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और किसी समय वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री बने हैं, वीरभद्र सिंह जो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके राइवल थे मंडी के पंडित सुखराम शर्मा। पंडित सुखराम शर्मा ने भी दशकों पहले नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हिमाचल विकास कांग्रेस। और हालांकि हिमाचल विकास कांग्रेस ऐसी पार्टी रही है जिसने कांग्रेस की जड़ें उखाड़ने का काम किया था और प्रेम कुमार धूमल को पहली बार हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने, मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया था। उन्हीं हिमाचल विकास कांग्रेस के जो 4 विधायक बने थे, उनके सहयोग से धूमल पहली बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद इसका भी सुपड़ा साफ हो गया। हिविंका के कुछ लोग भाजपा में शामिल हो गए तो कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद कई बार और भी कोशिशें हुई, कई राष्ट्रीय स्तर के नए दल भी आए हिमाचल प्रदेश में, जिन्होंने ये प्रयास किया कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ की जनता को तीसरा विकल्प दिया जाए। लेकिन जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में टू पार्टी सिस्टम रहा है और भाजपा व कांग्रेस ने ही हमेशा यहां पर राज किया है, तीसरे दल की कोई गुंजाइश नहीं रही है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि महेश्वर सिंह, जो कुल्लू के विधायक भी रहे हैं, भाजपा के वो बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी से बगावत करके अपनी पार्टी से नाराज होकर हिलोपा यानी कि हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन किया था, जिसमें प्रदेश के कई नेता जो भाजपा से नाराज थे और कुछ कांग्रेस से भी नाराज थे, वो भी छोटे मोटे नेता उसमें शामिल हुए थे। लेकिन जब महेश्वर सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़े तो उन विधानसभा चुनावों में महेश्वर सिंह को केवल अपनी ही एक सीट आई थी और उस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी और उन्होंने अपना समर्थन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिया था। लेकिन अगले ही दौर में उनका हिलोपा का जो कुनबा था वो बिखरने लगा और नतीजा ये हुआ कि थक हार के महेश्वर सिंह को भी वापस अपनी ही पार्टी में आना पड़ा और गत विधानसभा चुनावों में उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, पार्टी ने उन पर विश्वास भी जताया, लेकिन राजनीतिक बानगी देखिए कि महेश्वर सिंह को अपना चुनाव हारना पड़ा और वहां से कुल्लू से कांग्रेस के उम्मीदवार विधायक बने थे। इस तरह से मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, हम बार बार इसलिए यही कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में टू पार्टी सिस्टम ही कामयाब रहा है और भाजपा और कांग्रेस ही यहां पर हमेशा सरकार बनाती आई है।
तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयास हुए, तीसरा मोर्चा बना भी, कभी आप पार्टी आई, कभी दूसरे राष्ट्रीय दल आए, उन्होंने भी यहां पर अपने उम्मीदवार उतारने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। लिहाजा अब जबकि डॉक्टर राजन सुशांत ने हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी का गठन किया है, तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि उनके साथ कोई बड़े नेता भी नहीं है, कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है, कोई बड़ा नाम भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर राजन सुशांत कह रहे हैं कि हम आने वाले विधानसभा चुनावों में 68 की 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए 6 महीने उन्होंने अपने आप को समय दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की कार्यकारिणी गठित की जाएगी। हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी को धरातल पर ले जाकर उसके सदस्य बनाए जाएंगे और जब पंचायती राज चुनाव होंगे उसमें भी वो सक्रिय भागीदारी निभाएंगे और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो 68 की 68 सीटों पर हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के उम्मीदवार चुनाव में उतरेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राजन सुशांत प्रमुख रूप से जिन मुद्दों को लेकर इस चुनाव मैदान में राजनीति में उतरे हैं, नई पार्टी लेकर उतरे हैं, उनमें सबसे जो पहली बात वो कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों ने यहां के लोगों को कुछ नहीं दिया है। यहां के लोग, हिमाचल के लोग दोनों ही राजनीतिक दलों से खफा है और तीसरे मोर्चे या तीसरे विकल्प की तलाश में है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों को तीसरा विकल्प देने के लिए ये हपा हिपा का गठन किया है। तो अब देखना यह होगा कि वो किस तरह से इस पार्टी को चुनावों में ले जाएंगे और जो 2 वर्ष बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, 2-2.5 वर्ष बाद, उसमें हप्पा हिप्पा का क्या हश्र होता है या कितना डेंट वो भाजपा या कांग्रेस को मार पाते हैं। लिहाजा उनका सबसे बड़ा मुद्दा डॉक्टर राजन सुशांत का जो है वो है ओल्ड पेंशन ओपीएस, एनपीएस कर्मचारियों के वो साथ हैं और उनकी जो मांग है पुरानी पेंशन लागू करना, वो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। राजन सुशांत कहते हैं कि ना कर्मचारियों की तरफ कांग्रेस सही तरीके से ध्यान दे पाती है, ना भाजपा सरकार में ही उनके सारे काम हो रहे हैं, इसलिए वो कर्मचारियों की राजनीति, कर्मचारियों को साथ लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपने लिए जमीन तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा भी डॉक्टर राजन सुशांत के पास एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारों की भीड़, बेरोजगारों को साथ लेकर, युवाओं की फौज लेकर डॉक्टर राजन सुशांत चुनावी राजनीति में उतरना चाहते हैं। हालांकि अपने क्षेत्र में, अपने जिला में डॉक्टर राजन सुशांत का अच्छा रसूख है, काफी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम कांगड़ा का यदि एक प्रमुख मुद्दा है तो वह है पौंग बांध विस्थापितों का, और उन पौंग बांध विस्थापितों को लेकर जो पौंग डैंग हमारा कांगड़ा में बना हुआ है, उसके जो विस्थापित हुए हैं उन्हें आज भी राजस्थान में, वैसे तो कहने को उन लोगों को जमीनें दी गई थी जो वहां से विस्थापित हुए थे, लेकिन उनको कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिल पाया है। पौंग विस्थापितों का मुद्दा भी डॉक्टर राजन सुशांत के पास एक अहम मुद्दा है। अब हम अपने दर्शकों को दूसरी खबर की तरफ ले चलेंगे और हमारे पास जो दूसरी खबर है उसमें बहुत कुछ मसाला है। आप दर्शक हमारी इस लाइव स्ट्रीम को जो देख रहे हैं, हमारी ये लाइव स्ट्रीम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आप इसे शेयर करें, अपने सगे संबंधियों, भाई बंधुओं और यार दोस्तों के पास इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, क्योंकि हर रविवार हम प्रदेश के प्रमुख घटनाक्रमों और प्रमुख खबरों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे और विश्लेषण करेंगे और समीक्षा करेंगे हर छोटी बड़ी बात का जो जनता से संबंधित हो गया। हम बता रहे हैं कि सरकार, जयराम सरकार की जो भाजपा सरकार आजकल प्रदेश में, वैसे तो वो स्मूथ चल रही है, लेकिन कोई ना कोई मुद्दा बिना कुछ किए घर बिठाए कांग्रेस को मिल रहा है। और यही कारण है कि इस दौर में भी, जबकि कोरोना के कारण पूरा विश्व हाहाकार कर रहा है, तबाही मची हुई है, तो वहां पर भी विपक्षी दल कांग्रेस व अन्यों को भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने का मुद्दा मिल गया है। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, विपक्ष ज्यादा हमलावर नहीं हो पा रहा कि कांग्रेस भी अपने ही गुटबाजी में और अपनी ही धड़ेबंदी में फंसी हुई है। लेकिन आजकल कांग्रेस के पास एक प्रमुख मुद्दा है, वो है भाजपा ने अपने 6 संगठनात्मक पार्टी कार्यालयों का शिलान्यास किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों ही हिमाचल प्रदेश में 6 पार्टी कार्यालयों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। अब कांग्रेस इसी पर सवाल उठा रही है कि आखिर
कोरोना के इस काल में जब वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, भारतवर्ष की ही नहीं हिमाचल प्रदेश सभी जगह की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह से गड़बड़ाई हुई है। ऐसे में भाजपा के पास कहां से इतना पैसा आ रहा है जो वो आलीशान पार्टी कार्यालयों का निर्माण कर रही है। कांग्रेस लगातार पूछ रही है, कांग्रेस हमलावर है। हालांकि सरकार की तरफ से भी जो भाजपा के प्रवक्ता है वो भी अपने बयान दे रहे हैं, जो मंत्री है वो भी सरकार का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और अन्य नेता भी लगातार भाजपा से, सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि कोविड काल में पार्टी कार्यालयों के निर्माण के लिए पैसा कहां से आया। इसके बाद एक बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस के हाथ लगा वो ये था कि रातों रात पिछले दिनों ही सरकार ने 7 जिलों के उपायुक्त बदल डाले हैं। इसी के साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को भी विभाग इधर उधर किए गए हैं। अब कांग्रेस भाजपा से, सरकार से यही सवाल कर रही है कि क्या आवश्यकता थी और सरकार की क्या मंशा थी जो रातों रात 7 जिलों के उपायुक्त बदले गए। ना केवल बदले गए बल्कि अगली ही सुबह उन्हें नए स्टेशनों पर ज्वाइन भी करवा दिया गया। इसे लेकर केवल प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी कड़े शब्दों में इसमें सरकार की आलोचना की है। और वो आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि चुनाव आयोग ने पत्र लिखे थे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं आगामी 5-6 महीनों में और इसके दृष्टिगत सरकार किसी भी जिला के उपायुक्त को ना छेड़े, उन्हें ना बदला जाए। इस आशय का पत्र चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को लिखा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने बावजूद इसके भी 7 जिलों के उपायुक्तों को बदला। आइए देखते हैं इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। लोग जिसने 14 तारीख को चिट्ठी सरकार को लिखी कि डिप्टी कमिश्नर ना बदले जाएं और चुनाव से जुड़े अफसर ना बदले जाएं, क्या उस संस्थान की कोई सेंटिटी है, क्या कोई मर्यादा है, क्या उसकी डायरेक्शन मायने रखती है, क्या वो संस्थान मायने रखता है या वो स्पेद आती है कि संस्थान ने जो है आपको डायरेक्शंस दी हैं कि आप डीसी नहीं बदलेंगे, उसके बाद आप जो है आधे से भी ज्यादा जिलों की बदल देते हैं, 7 डीसी आपने बदल दिए। तो ये जो है एक इम्प्रेशन गया है कि आप जो है जो राज्य चुनाव आयोग है उनको धत्ता दिखाते हुए, उसको पांव तले रौंदते हुए, उसकी रिकमेंडेशंस को डस्टबिन में डालते हुए आप फैसले कर रहे हैं। आपने देखा क्या कहा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने 7 जिलों के उपायुक्त बदलने पर। इसके अलावा कांग्रेस एक और बड़े मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का यह कहना है कि पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया है, उस रोहतांग टनल की आधारशिला, उसका शिलान्यास यूपीए सरकार के समय में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था और जब उद्घाटन हुआ तो सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका वहां से गायब थी। कांग्रेस को यह भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार की घेरेबंदी कर रही है कि संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है, राजनीतिक जो एक जो बिसात चली होती है उससे छेड़छाड़ की जा रही है। क्योंकि जब उद्घाटन होता है तो वहां पर शिलान्यास की पट्टिका भी साथ लगाई जाती है, लेकिन रोहतांग टनल के उद्घाटन के अवसर में ऐसा नहीं हुआ। उद्घाटन की पट्टिका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगी, लेकिन वहां पर सोनिया गांधी द्वारा किए गए शिलान्यास की पट्टिका गायब थी। इसे लेकर भी कांग्रेस के नेता प्रदेश सरकार की बहुत किरकिरी कर रहे हैं, कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। और कांग्रेस के केवल प्रमुख नेता ही नहीं, मुकेश अग्निहोत्री और कुलदीप सिंह राठौर ही नहीं, कांग्रेस का हर नेता इसे लेकर प्रदेश सरकार पर शब्दों के बाण चला रहा है। इसके अलावा एक बड़ा मामला भाजपा सरकार में जो अंदरूनी खींचतान चल रही है उसमें यह है कि भाजपा सरकार के जो मंत्री रहे हैं, मंडी जिला से, मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा, सुखराम शर्मा के जो बेटे हैं, वो भाजपा सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उनका बेटा वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, जिस कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा अनिल शर्मा को। और अब अनिल शर्मा ने सीधा सीधा मुख्यमंत्री और सरकार को ही लपेटे में लिया है और आरोप ये लगाया है कि मंडी जिला से सीएम होने का भी मंडी सदर को कोई लाभ नहीं हुआ। उनका साफ साफ कहना था कि मुख्यमंत्री जयराम
मंडी सदर की विकास में अनदेखी कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से उनके बयान पर कोई पलटवार नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर सुगबुगाहट जरूर है अनिल शर्मा से बदला लेने की, और अनिल शर्मा भी उनसे बदला ही ले रहे हैं क्योंकि उन्हें मंत्री पद अपना खोना पड़ा था। इसके अलावा एक कंडक्टर भर्ती मामला जिसमें पेपर लीक हो गया था। पेपर जब शुरू हुआ तो वहां से व्हाट्सएप से 2 छात्रों ने बाहर को क्वेश्चन पेपर को भेज दिया और वो एकदम से सारे वायरल हो गया, जिस कारण सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। ये भी विपक्ष के हाथों में एक बड़ा मुद्दा लगा। हालांकि इसके लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और 3 लोग भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन फिर भी ये सरकार की कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान जरूर है। इसके बाद हम बात फिर भाजपा की ही करेंगे, क्योंकि भाजपा के एक दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, मंत्री और जो जिन्हें की आधार कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में भाजपा का, शांता कुमार जी। शांता कुमार के बयान से भाजपा में फिर से अशांति छा गई है। मामला यूं है कि पालमपुर में शांता कुमार जी एक अस्पताल चलाते हैं, ट्रस्ट बना है विवेकानंद ट्रस्ट, जिसके तले वो एक अस्पताल चलाते हैं, और उस अस्पताल को लेकर कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी, उसमें भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को लेकर। अब नतीजा ये निकला कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट ने ना केवल वो याचिका खारिज की, बल्कि उस याचिका दायर करने वाले के खिलाफ पेनल्टी भी लगाई गई, उसे जुर्माना भी भुगता गया। और इसमें शांता ने पत्रकार वार्ता करके सीधे सीधे अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों पर आरोप जड़ा और यहां तक कहा कि भाजपा में आंतरिक भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और उसी भ्रष्टाचार के चलते कुछ अपने ही लोगों ने याचिकाकर्ता को उकसाया था। आइए देखते हैं क्या कहते हैं शांता कुमार। मेरी अपनी ही पार्टी के लोगों ने हाईकोर्ट में जाकर के कहा ये जो लीज है इसको कैंसिल किया जाए और सब कुछ वापस लिया जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मेरी पार्टी के लोग कहें। मैं सच कहता हूं, मैं कई बार मैं अपनी आत्मकथा लिख रहा हूं, इस पे अलग चैप्टर लिख रहा हूं। एक देश की राजनीति की स्थिति क्या है। मैं कह रहा हूं कि भयंकर डिवैल्यूएशन देश की राजनीति। मुझे प्रसन्नता है कि न्यायपालिका ने हमको न्याय ही नहीं दिया, बहुत बढ़िया न्याय ही नहीं दिया, बल्कि याचिका करने वालों को बहुत। बात फिर से भाजपा की ही करते हैं। शांता कुमार जी का बयान आपने देख लिया। इसके अलावा जो ग्रहण लगा है प्रदेश सरकार पे, वो एक ग्रहण लगा है कि प्रदेश सरकार कोरोना से भी बुरी तरह से त्रस्त है। हिमाचल के लोग तो कोरोना पॉजिटिव आ ही रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों ही सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उन्होंने स्वयं ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। हालांकि अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और उसकी भी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर ही शेयर की है और सभी लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। और हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि केवल मुख्यमंत्री अकेले नहीं है जो इस सरकार में पॉजिटिव पाए गए हैं। उनसे पहले ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी है जो पौंटा साहिब से है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे परिवार सहित। उनके अलावा रामलाल मारकंडा हमारे लाहौल स्पीति से जो विधायक है, वरिष्ठ मंत्री है, वो भी डॉक्टर रामलाल मारकंडा भी कोरोना पॉजिटिव हुए। उनके अलावा जो सुरेश भारद्वाज हमारे शिमला से विधायक है, मंत्री है हमारे, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। यही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार भी कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन अब ये सब लोग वापस ठीक हो गए हैं, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। जबकि एक विधायक सुरेंद्र शौरी और कई सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव रहे, जिसके कारण सरकार की कार्यप्रणाली पर विपक्ष ने बार बार सवाल उठाए हैं। हम अपने दर्शकों को आज तक की कोरोना अपडेट भी देना चाहेंगे, जिसमें हम बताना ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भले ही कोरोना थम नहीं रहा हो, लेकिन यहां पर मौतें कम हो रही है और रिकवरी रेट है वो भी बहुत ही अच्छी चल रही है। हिमाचल प्रदेश में आज तक कुल 2231 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से अभी भी
2382 यानी कि 2382 लोग अभी भी विभिन्न स्थानों पर एक्टिव है और उनका इलाज हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 17,537 है, यानी 20,231 लोग आज तक कुल पॉजिटिव पाए गए और अब तक 17,537 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा 285 लोगों की हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना के कारण मौत भी हुई है। एक और मामला जो आजकल सुर्खियों में बना रहा पिछले सप्ताह, वो था हिमाचल प्रदेश में एचपीयू प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच राजनीति और विवाद। छात्र संगठन मांग कर रहे हैं और इस बार सबसे अहम बात यह हो रही है कि एचपीयू कैंपस में, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस में एबीवीपी, एनएसवाई और एसएफआई तीनों ही छात्र संगठन साथ मिलकर विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध कर रहे हैं, कुलपति के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस छात्रों को उठा रही है, उन्हें उठाया जा रहा है क्योंकि छात्र वहां पर धरने पर बैठे थे और उस धरने पर बैठे थे तो उन्हें जबरदस्ती फोर्सिबली पुलिस ने उठाया। छात्र मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव बहाल किए जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, किस तरह से पुलिस छात्रों को खदेड़ रही है और ये छात्र इसलिए खदेड़े जा रहे हैं क्योंकि ये लोग विश्वविद्यालय के, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनके आवास के बाहर, उनके कार्यालय के बाहर धरना देने बैठे थे और ये एक बार नहीं हुआ, 2, 3, 4, 5 बार ऐसा हुआ कि छात्र संगठनों के पदाधिकारी विश्व कुलपति से बात करने गए लेकिन कुलपति उनसे बात नहीं कर रहे हैं और इस कारण वो लोग बाहर धरने पर बैठ गए और पुलिस ने उन्हें बार बार धरने से उठाया। इन छात्रों की प्रमुख मांग यह है कि एक तो केंद्रीय छात्र संघ चुनाव बहाल करवाया जाए, दूसरे पीजी कोर्स जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है अभी हाल ही में कि बिना परीक्षा के ही पीजी में एडमिशन दी जाएगी, तो सभी छात्र संगठन मांग ये कर रहे हैं कि बिना प्रवेश परीक्षा के एडमिशन ना दी जाए, प्रवेश परीक्षा हो उसके बाद ही पीजी कोर्सेज में एडमिशन दी जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ना तो उनकी मांग मान रहा है और ना ही उनसे मिलने को तैयार है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय में एबीवीपी, एनएसवाई और एसएफआई लगातार एचपीयू प्रशासन का विरोध कर रही है। यहां तक कि एबीवीपी, जिसे भाजपा का ही एक अग्रणी संगठन माना जाता है, एबीवीपी भी अपनी पार्टी और अपनी ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है कि उन्होंने वादा किया था छात्र संघ बहाल किए जाएंगे लेकिन छात्र संघ बहाल नहीं हुए हैं और भी कई मांगे हैं जिन्हें लेकर ये तीनों छात्र संगठन बार बार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे, बात करेंगे किसी तीसरी मुद्दे पर और अपने दर्शकों को बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ, जैसे हुआ, हम प्रदेश स्तरीय तो बात कर ही रहे हैं, इसके साथ ही मैं आपको ले जाना चाहता हूं जिला मुख्यालय सोलन की तरफ, जहां आजकल स्थानीय व्यापार मंडल, आम संगठनों और प्रशासन के बीच में लगातार विरोध चला हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप ये वीडियो देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह गंदगी का आलम है, कूड़ा बिखरा हुआ है और ये वो जगह है जिसे सोलन शहर का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। यहां पर विवाद यह हुआ कि नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ किसी एक कंपनी के लोगों का विवाद हुआ और मार पिटाई हुई, तो और जब उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो उन लोगों ने विरोध स्वरूप सफाई कर्मचारियों ने शहर का कूड़ा उठाकर सारा का सारा कूड़ा वहां पर डाल दिया। डीसी ऑफिस चौक पर, जिसे शहर का मुख्य केंद्र कहा जाता है, वहां पर फेंक दिया और प्रशासन के खिलाफ जोर शोर से नारेबाजी की गई। और जब ये नारेबाजी हुई तो मजबूरन प्रशासन को आकर उनके साथ मान मलव्वर करना पड़ा, उनकी बातें माननी पड़ी और जिन लोगों ने सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद दूसरे तीसरे ही दिन एक और बड़ी घटना हो गई कि त्योहारी सीजन पर प्रशासन जो है वो अतिक्रमण हटाने और जिन लोगों ने अपने बाहर ओवर हैंगिंग की है या एनक्रोचमेंट की है, जिन दुकानदारों ने, उनके चालान किए जाने लगे। और जब एडमिनिस्ट्रेशन की ये कार्रवाई शुरू हुई, नगर परिषद, पुलिस व प्रशासन की टीम साथ मिलकर शहर में निकली, दुकानदारों के चालान किए जाने लगे ओवर हैंगिंग व अतिक्रमण को लेकर, तो इसके खिलाफ भी बाजार के दुकानदार, व्यापार मंडल मुखर हो गया। नतीजा ये निकला कि
इतना गंभीर नारेबाजी हुई, पूरे शहर में प्रोसेशन निकाला गया और व्यापार मंडल ने प्रशासन के खिलाफ, उनकी तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी की, क्योंकि प्रशासन ये चाह रहा था कि बाजार में अतिक्रमण ना हो, विवाद ना हो, लेकिन व्यापार मंडल ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जोर शोर से जुलूस निकाला, नारेबाजी की। व्यापार मंडल का एक गुट जबकि प्रशासन की बात मान रहा था और चाह रहा था कि त्योहारी सीजन पर प्रशासन रविवार को भी दुकानें खोलने की इजाजत दें और अतिक्रमण पर कार्रवाई ना करे। तो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आइए देखिए और किस तरह से मुखर रूप से, कितने जोर शोर से और कितने गुस्से में सोलन के व्यापारियों ने प्रशासन की खिलाफत की। परेशान करते हुए एक हफ्ते से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी नगर परिषद वाले, कभी फायर ब्रिगेड वाले रोज आ रहे हैं। त्योहारों के दिन है, जैसे जिम्मेदार का टमाटर सीजन होता है, हमारा भी त्योहारों का दिन होता है। हम पूरा साल इसी त्योहारों के दिनों की इंतजार करते हैं, लेकिन कहाँ खो बैठा प्रशासन। आज जानबूझकर किस खुंदक को निकालने के लिए रोज प्रशासन के अधिकारी बाजार में आके व्यापारी को तंग कर रहा है। आज हम परेशान हो चुके हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर यही सिलसिला इनका जारी रहा, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सोलन में किसी को सब्जी, दूध, ब्रेड भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। आपने देखा किस तरह से व्यापार मंडल, सोलन के व्यापारी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये तो थी सोलन की बात। अब आज दशहरा है। हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में और विश्व भर में हिंदुस्तान के दशहरे और खासकर यहाँ के अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की ख्याति है, मशहूर है दशहरा। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि इस बार न केवल दशहरे पर बल्कि पूरे त्योहारी सीजन पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। ये इस कारण, कोरोना के कारण ना तो अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हो पाया, जिस कारण वहां के हजारों लोगों को मन महसूस कर अपने घरों में रहना पड़ा, क्योंकि कुल्लू दशहरा इतना व्यापक रूप से और इतना धूमधाम से और सैकड़ों देवी देवताओं के मिलन स्वरूप मनाया जाता था। लेकिन इस बार वहां पर केवल रघुनाथ जी की सूक्ष्म रथ यात्रा निकाली गई और केवल 7 देवताओं को ही वहां पर आने का निमंत्रण दिया गया, जबकि आमतौर पर हर दशहरे में 300 के करीब देवी देवताओं को बुलाया जाता था। हमारे दर्शक देख सकते हैं, हम ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं पिछले वर्ष के कुल्लू दशहरे का, कि किस तरह से रघुनाथ जी की रथ यात्रा में हजारों लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग वहां पर सिर्फ एक रघुनाथ जी के रथ का एक रस्सा भर खींचने के पड़ रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि रघुनाथ जी के रथ की रस्सी को सहारा देने से ही आप अपने कष्टों और सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो इस बार ना तो कुल्लू दशहरा हुआ, ना ही हिमाचल प्रदेश के बड़े छोटे शहरों, कस्बों और गांव तक में जो रामलीलाओं के आयोजन हो पाते थे वो भी नहीं हुए। दशहरे पर जो रावण का दहन होता था वो भी नहीं हो पाया है। ना ही जो नवरात्रों पर बाजारों में गहमा गहमी होती है, लोग खुले मन से आकर शॉपिंग करते हैं, वो भी नहीं हो पाई। इस कारण न केवल व्यापार पर फर्क पड़ा है बल्कि लोगों की आस्था पर भी एक ठेस पहुंची है। खैर, ये कोरोना के कारण ऐसा हुआ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष जब दशहरा होगा या कोई भी त्योहार होंगे तो हिमाचल प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी कोई भी हो, वो पूरे के पूरे अपने आस्था और अपनी श्रद्धा के साथ अपने हर पर्व मनाएंगे। इन्हीं उम्मीदों, इन्हीं आकांक्षाओं और भगवान के साथ, इसी प्रार्थना के साथ लाइव टाइम्स टीवी दशहरे की अपने दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। हम अब इजाजत चाहेंगे। अगले सप्ताह, अगले रविवार को फिर आपके साथ मिलेंगे साप्ताहिक घटनाक्रम और साप्ताहिक विश्लेषणों को लेकर। मैं रविंदर पंवर आपसे इजाजत चाहता हूं, प्रोडक्शन में अपने सहयोगी शुभम शर्मा के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।